स्वागत है आप सभी का फिजिक्स क्लासेस बाय साजिद सर। हाय गाइस, हमारा आज का टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी भी निकाय में जिस बहुत सारे आवेश है तो किसी निकाय के किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग परिणामी बल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ी है वो मैं बताऊंगा। देखिए, दरअसल सबसे पहले हमारे पास में अगर एक सिस्टम है और उस सिस्टम में n आवेश रखे हुए हैं। कितना आवेश रखे हुए हैं? n मतलब कितने भी हो सकते हैं। पहला आवेश, एक आवेश है हमारा Q1 और एक आवेश है हमारा Q2, एक आवेश है हमारा Q3, एक आवेश है हमारा ये Q4। तो इस Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगा है विद्युत बल वो है F1। Q3 के कारण जो फोर्स लगा है वो है F2 और Q4 के कारण जो फोर्स लगा है वो है F3। यानी इस पूरे निकाय में, इस पूरे सिस्टम में Q1 पर बहुत सारे बल हो सकते हैं। जितना आवेश होंगे इतने बल हो जाएंगे। तो इन सब अलग अलग आवेशों के कारण इस पर जो बल लग रहे हैं उन सब का सदिश योग परिणामी रिजल्टेंट विद्युत बल को प्रदर्शित करता है। इसी को हम बहुल आवेशों के बीच बल कहता है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, यानी बल के ऊपर बल लग रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है बल। इसकी जरूरत कहां पड़ी है? जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास में दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि और एक होती है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। इन दोनों को रिवीजन में आपको करा रहा हूं। तो काफी दिन हो गया आपने 11th की बुक पढ़ी थी। स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ आंकिक मान होता है। यहाँ पर इन राशि को प्रदर्शित करने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं होती। इनका जो जोड़ना होता है या घटाना इनका जो होता है वो बीजगणित के साधारण नियम से होता है। जैसे हमारे पास में 5 किलोग्राम वस्तु है, दिशा नहीं है इसमें, सिर्फ तो उसका आंकिक मान है 5 किलोग्राम। अब अगर हम 5 किलोग्राम, जैसे कि हमारे पास चीनी है, उस 5 किलोग्राम चीनी में हम क्या करते हैं, 5 किलोग्राम चीनी है हमारे पास में, उसमें 3 किलोग्राम चीनी और ऐड कर देते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? 8 किलोग्राम चीनी हो गई है। या 5 किलोग्राम चीनी है, उसमें से हम 3 किलोग्राम चीनी हटा देते हैं, तो रिजल्टेंट क्या हुआ? ये 2 किलोग्राम चीनी रह गई। यानी यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। साधारण बीजगणित के नियम यहाँ पर लगते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में ये होता है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 5 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का फोर्स है? 5 न्यूटन का फोर्स है। हमने कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स और लगाया गया है। कोई वस्तु ए है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, फिर हमने 3 न्यूटन का फोर्स फिर अप्लाई किया। तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? नहीं बता सकते जब तक हमको ये नहीं पता लगेगा कि ये दोनों बल किस दिशा में लगे हुए हैं। जैसे कि अगर 5 न्यूटन का बल हमारा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और 3 न्यूटन का बल हमने दूसरी इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या हुआ? ये 3 जैसे 3 के प्रभाव को कम करेगा। इसका जो रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन। और अगर ये दोनों बल, जैसे कि 5 न्यूटन का बल इधर लगा है हमारा ये लेफ्ट साइड में, और 3 न्यूटन का बल भी हमारा लेफ्ट साइड में ही लग गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन होती है। और एक और चीज देखिए इसमें आप, जैसे कि अगर ये दोनों चीजें, एक फोर्स है हमारा ये F1, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में लिया है 5 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स है हमारा 3 न्यूटन। और ये दोनों फोर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो मान के चलिए कि आप थीटा एंगल, कुछ भी हो सकता है। तब रिजल्टेंट क्या होगा? इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। इसको ऐसे निकालते हैं F1 स्क्वायर जमा F2 स्क्वायर
जमा 2F1 F2 cos थीटा का रूट अगर हम ले लेंगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। इसमें अभी काम आएगा ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ एक चीज हो रहा है इसमें कि जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट है हमारा, ये F1 से अल्फा एंगल पर है, तो tan अल्फा इक्वल टू होता है यहाँ पे F2 sin थीटा बटे F1 प्लस F2 cos थीटा। यानी जो परिणामी वेक्टर आएगा इसका, जो परिणामी बल आएगा F, वो F1 से किस एंगल पर होगा, एंगल निकालने के लिए यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए अब हम इस स्लाइड में इसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे Q1 Q2 Q3 Qn इस तरीके से बहुत सारे आवेश यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि चित्र के माध्यम से, ये हमारा Q1 यहाँ पर रखा हुआ है, ये यहाँ पे Q2 है, Q3 और Q4। अब इस Q2 और Q1 के बीच में अकॉर्डिंग टू कूलम्ब एक फोर्स होगा जिसको हम डिनोट करते हैं F12। इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई Epsilon0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R21 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन हो जाएगी A से B की ओर। Q1 और Q3 के बीच में फोर्स होगा, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं F13 इक्वल टू 1/4 पाई Epsilon0 के Q1 Q3 अपॉन R31 डिस्टेंस बिटवीन 3 and 1 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, C से B की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, C टू B डायरेक्शन हो जाएगी। एक हो जाएगा हमारे यहाँ पे F1 फोर्स, उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई Epsilon0 के Q1 Q4 अपॉन डिस्टेंस Q4 और Q1 के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन Q4 एंड Q1 क्या हो जाएगी, R41 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी D टू B। इस तरह से और भी हम मान के चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग फोर्स है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या कहा जा रहा है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी भी सिस्टम में जो बल लगा हुआ है, परिणामी बल, वो अलग अलग आवेशों के कारण दिए गए एक आवेश पर बलों का सदिश योग होता है। तो वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर 1/4 पाई Epsilon0 के कॉमन आ गया, जहां पे ये क्या है कि हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम नोट कर चुके हैं पहले ही। तो Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर जमा Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर जमा Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, वो परिणामी बल का परिमाण निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं निकालते हैं। दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें समांतर चतुर्भुज के नियम को लगाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये आता है। तो चलिए थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास में ये कोई वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा का मान a है, कितना है a मीटर, कुछ भी हो सकता है, ये a मीटर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास में पॉइंट हमने लिया A B C D, ये 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट पर यहाँ पर बराबर आवेश रखे हुए हैं, यहाँ भी Q आवेश है, ये भी Q आवेश है, ये भी Q है, ये भी Q है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये, इसको बोलते हैं, ये होगी A√2। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं A और D के बीच में जो फोर्स होगा वो किस तरीके से होगा, इसको हम दिखा सकते हैं F A, कह सकते हैं A के कारण D पर फोर्स, C के कारण जो फोर्स होगा वो इस तरीके से होगा, इसको FC दिखा सकते हैं।
बी के कारण जो क्यू पर फोर्स होगा वो ऐसे होगा, इसको हम एफ बी कह सकते हैं। ये एक वर्ग है, तो यहाँ पर कितना कोण है टोटल, ये 90 डिग्री कोण है, तो ये भी पूरा 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका हम ले सकते हैं ये 45 डिग्री। अगर इन बलों की हम अलग अलग बात करते हैं, जैसे कि भी आपको बताया गया था, अगर अलग अलग बलों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एफ ए की वैल्यू हो जाएगी एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये इसकी वजह से आ रहा है। Q1 Q2 Q2 मान बराबर तो स्क्वायर रख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन हो जाएगी ए से बी की ओर। इसी तरीके से अगर हम एक बी की बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन की डिस्टेंस बी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी a√2, इसका स्क्वायर करेंगे, डायरेक्शन हो जाएगी बी से डी की ओर। अब बात करते हैं एफसी फोर्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी सी से डी की ओर। 3 फोर्स यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही फोर्स होते, सिंपल, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 फोर्स होते तो हम जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज का नियम होता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर जमा 2F1 F2 कोस थीटा, इसका रूट करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। मगर यहाँ पर फोर्स 3 है। देखिए तब क्या किया जाता है, अगर इस तरह का कुछ हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे पास में ये वेक्टर है, कोई भी ए वेक्टर है, हमको इसका थीटा की दिशा में प्रभाव निकालना है। तो अगर हमको इस एक्स दिशा में इसका या वाई दिशा में इसका प्रभाव निकालना है तो इसको लिखेंगे हम ए कोस थीटा और इसको बोलते हैं हम ए साइन थीटा। यानी थीटा के साथ में ए कोस थीटा और थीटा के इसके एक एक्स के जस्ट लंबवत होता है ए साइन थीटा। ये ए का कंपोनेंट बोलते हैं, इसको हम क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल इफेक्ट बोलते हैं, और इसको हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर घटक भी बोलते हैं, कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा समझने की बात है। अगर आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आप पूरा पार्ट को क्लियर कर लेंगे। इस FC का B की डायरेक्शन में हम प्रभाव लेंगे और इस FA का भी इसकी दिशा में प्रभाव लेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिणामी जो बल होगा वो होगा F इज इक्वल टू F1 जमा F2 जमा F3। ये 3 हमारे बल है। तो F1 F2 F3 के बजाय इसको क्या ले सकते हैं, FA FB FC। तो ये FB यहाँ पर बीच में है, इन दोनों का प्रभाव हमको FB के डायरेक्शन में लेना है। तो कैसे लेंगे, FA cos 45 प्लस FB प्लस FC cos 45 cos थीटा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्रावधान है ये यहाँ पे। इसकी बात करते हैं FA की, Q स्क्वायर A स्क्वायर cos 45, ये हो गया 1/√2 जमा। फिर FB की बात करते हैं, FB इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। फिर FC की बात करते हैं, तो FC क्या आ गया यहाँ पे, Q स्क्वायर A स्क्वायर 1/√2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आ गया, ये बचा 1/√2 प्लस FB की बात की थी हमने, तो यहाँ पे 2 भी पाई, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो A स्क्वायर रूट घट जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा A स्क्वायर 2 1/2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आगे भी। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर A स्क्वायर 1/2 √2। ठीक है।
दोबारा फिर समझ लीजिए एक बार कि किसी एक बल पर अन्य बलों के अन्य आवेशों के कारण, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो अलग अलग बल लगता है उन सब का सदिश योग अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की बात हम करते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस तरीके से हमारे पास में एक आवेश है ये Q, इससे कुछ दूर हमने दूसरा एक धनात्मक परीक्षण आवेश लेगा है पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। तो इस फोर्स, इस आवेश के कारण इस दूसरे आवेश पर एक बल होता है F, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ये इसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। यानी धनात्मक परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव कर रहा है इस आवेश के कारण। अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, कोई बल नहीं हुआ। तो बल कहां से आया है, बल इसके कारण आया है। तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं हम विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती है विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। देखिए कैसे, अगर हमारे पास में ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू आवेश हमारे पास में है और हम एक दूसरा आवेश लेकर आए पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज धनात्मक परीक्षण आवेश, अगर हम इसको फ्री छोड़ देते हैं स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए तो इस पर एक बल लगा है, तो इस बल के कारण ये इधर को यानी कि इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, इस लाइन की ये मुझे चलेगा। अगर हम टेस्टिंग चार्ज को यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि धनात्मक परीक्षण आवेश की जो गति हो रही है, स्वतंत्र रूप से जो गति हो रही है किसी अन्य आवेश के कारण, तो ये क्या कहलाती है, ये हमारी विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, ये विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत बल रेखाओं की कुछ, ये विद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को सतत रूप से लगातार रूप से प्रदर्शित करती है। इसकी कुछ हमारे पास में गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टी है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश में ये अंदर की ओर होती है। सही बात है, क्यों होती है? देखिए, अगर हम धनात्मक परीक्षण आवेश +20 पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज लेकर आते हैं तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? हाँ, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा, हटाएगा, दूर हटाएगा। तो धनात्मक परीक्षण आवेश के चलने की जो दिशा होती है वो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये बाहर की ओर जाएगा, इसको कहीं भी रखिए, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो बाहर की ओर जाएगा। तो धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है। अगर ऋण आवेश है हमारा, हम इसके ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं की दिशा अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर धनात्मक परीक्षण आवेश लेकर आए, यहाँ पर रखते हैं तो ये अंदर जो इसकी जो खींचेगा, अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। यहाँ पर रखते हैं तब ऐसे आकर्षित होगा, यहाँ पर रखते हैं तब ऐसे आकर्षित होगा। तो क्या हुआ कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है, सॉरी बाहर की ओर होती है, और ऋणात्मक के कारण ये अंदर की ओर होती है। ये इसका पहला गुण है। अगर हम दूसरे गुण की बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरे अगर हम इसकी गुण की बात करते हैं कि दो बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? देखिए, ये हमारे पास में एक विद्युत, ये हमारे पास में विद्युत बल रेखा है। क्या मतलब हुआ? एक हमारे पास में ये दूसरी बल रेखा है। तो ये तो दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पी पॉइंट की, इस पॉइंट पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करती है, ये स्पर्श रेखा। और अगर हम इस
जो दूसरी हमारे पास में विद्युत बल रेखा है, यहाँ पर एक स्पर्शरेखा खींचते हैं E2, तो क्या हुआ कि ये इस E1 के कारण बिंदु P पर विद्युत बल रेखा की दिशा ये हुई और E2 के कारण बिंदु P पर विद्युत बल रेखा की दिशा ये हुई, यानी एक ही पॉइंट की दो दिशा ये संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब हमारे पास में नया टॉपिक आता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, अगर हमारे पास में एक आवेश है Q और इससे इस तरीके से हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं, अगर हम यहां पर एक क्षेत्र लेते हैं तो इस क्षेत्र में से विद्युत बल रेखा गुजर रही है। अगर हम इस क्षेत्र को यहां पर लेते हैं, यहां पर ज्यादा रेखाएं गुजरेगी, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या से ही निर्धारित होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है या कम है। किसी भी पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज जो होता है हमारे पास में, धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और धनात्मक परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र में धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल F तथा धनात्मक परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम, तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगर किसी एक बिंदु पर कई सारे आवेशों के कारण अलग अलग क्षेत्र लगा हुआ है, तो इसके लिए भी हमको सुपरपोजिशन थ्योरी एंड अध्यारोपण का सिद्धांत जो हमने बताया था, उसी से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं विमा की। इसकी विमा क्या हो जाएगी? बल की विमा ml t-2 और Q मतलब चार्ज आवेश, Q के बारे में जानते हैं, Q = IT, I विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर, यानी कि इसकी विमा होगी A, T समय विमा होगी T, तो यहाँ क्या होगा? A T। क्या हुआ यहाँ पे? अगर टोटल निकालते हैं इसका ml t-3 a-1, क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र के कारण किसी भी आवेश पर लगने वाले बल का क्या सूत्र होगा? इस सूत्र से देखिए, F = Q0 E। एग्जाम्पल समझिए, हमने कहा कि एक विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम है, इसमें एक अल्फा कण रखा हुआ है। अल्फा कण पर कितना फोर्स या कितना बल कार्य करेगा? तो अल्फा कण के बारे में हम जानते हैं 2He4, यानी यहाँ पे 2 प्रोटॉन होते हैं। ये हीलियम का नाभिक होता है, 2 प्रोटॉन, मतलब क्या हुआ कि इसमें चार्ज कितना होगा? 2E, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है? ये आया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश हुआ, तो बल कितना हो जाएगा? F = इस फॉर्मूले से Q0E 3.2 × 10⁻⁻19 और E के यहाँ से लिखा हमने E का मान 10⁵ ये रख दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ ये आंसर? 3.2 पावर 10⁻⁻19 से 5 प्लस किया 10⁻⁻14, मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन। तो इस तरीके से हम बहुत सारे आंतरिक प्रश्न इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास में एक चार्ज है +Q, इससे स्मॉल दूरी पर एक पॉइंट है हमारा P। इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम इस पॉइंट P पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश +Q0 पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ मान लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए कुछ मानना पड़ता है। धनात्मक परीक्षण आवेश और दिए गए पॉइंट चार्ज यानी कि जो सूक्ष्म आवेश है, इनके बीच में कूलाम के नियम से क्या बल लगेगा, हमारा F = 1/4πε0 के Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 रखेंगे, बेस की दूरी r², मात्रक होगा न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, E = F/Q0। तो ये वैल्यू यहां से F की वैल्यू यहां पर रखने पर 1/4πε0 के Q0/r², और साथ में ये हमने Q0 में रखा है, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो क्या है यहाँ पर देखिए, तो E = कितना हुआ, Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या है हमारा E = 1/4πε0 के Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। और यदि ये हमारा जो सिस्टम है ये निर्वात या वायु में रखा है, तो निर्वात या वायु के लिए अगर हम बात करते हैं, निर्वात या वायु के लिए K = 1 होता है। तो इस समीकरण से क्या होगा, इस सूत्र से हमारा ये K खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये E = 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वो धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा से प्रदर्शित करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए किसी भी माध्यम में एक से अधिक आवेश रखे हुए हैं, तो उनके कारण किसी बिंदु पर, यानी माध्यम में एक से अधिक आवेश रखे हैं, तो इनके कारण किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। मान लीजिए Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान है E2 और Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र है हमारा E3। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, वो हो जाएगी इन सभी के सदिश योग के बराबर। इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए हमारे पास में एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर और ये भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस की परिणाम हम इसमें लगाते हैं तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ए पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट करते हैं हम सी। पॉइंट ए और बी पर जो आवेश रखा हुआ है इसका वैल्यू है 1.10⁻⁸ कूलम और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.6×10⁻⁸ कूलम। हमको करना क्या है, हमको इस पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए के कारण देखिए, अगर हम यहाँ पर समझाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखा है +Q0, तो ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या हुआ, इस लाइन के अलोंग विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारा E1 या E भी कह सकते चलिए, ए के कारण। और अगर हम बात करते हैं अब बी आवेश के कारण पॉइंट सी पर, ये धनात्मक आवेश है और ये हमारा कौन सा आवेश है, ये हमारा ऋणात्मक आवेश है। तो इसके कारण क्या होगा, ये
धनात्मक आवेश माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, तो ई डी की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नीचे की ओर। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम समांतर चतुर्भुज का हम निकालेंगे का नियम लगाएंगे। तो देखिए बिंदु ए पर रखे हुए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई 1/4πε0 क्यूब 1/r² से E1 = 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 की जगह हमने 1.2 × 10⁻⁻8 और यार का 3 सेंटीमीटर, 3 गुणा 10 की घात माइनस का ये 2 हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 3 किया 9, 9 से हमारा ये 9 कट गया, तो इसका आंसर कितना है 1.2। 10 की घात माइनस 4 यहाँ पे माइनस की होगी, ऊपर जाके ये 10 की घात माइनस 4 कट गई, यहाँ पे 4 रहेगी, 4 से 9 कम, तो इसमें क्या हो गया 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब बात करते हैं बिंदु बी पर रखे हुए आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 9 गुणा 10 की घात दिया 9, और यहाँ पर रखा हमने 1.6 1.6 गुणा 10 की घात -8, और यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके हम इसका वर्क करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, जब हम बात करते हैं 4 × 16 से 1.6 कटेगा, एक पावर नीचे की तरफ बढ़ जाएगी प्लस की, तो 10 की घात 4 से 10 की घात 3 ले जाएगी, 10 की घात 3, 10 की घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी माइनस की 5, और यह है माइनस की 4, तो घात हो जाएगी 10 की घात 4, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 की घात यहाँ पे 4 रह जाएगी, परंतु 5 करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको बना लेंगे हम 0.9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर इस में अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं आंसर आता है 9 गुणा 10 की घात 5 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर पावर बराबर करने के लिए तो इसको 0.9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरी, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है, ये हमारा यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम जानते हैं E = E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास में E = E1² + E2²। वहां से वैल्यू रखने पर जो अभी हमने निकाली थी E1 की वैल्यू आई थी हमारी 1.2 × 10⁵ स्क्वायर जमा E2 की वैल्यू हमारी आई थी 0.9 10⁵ का स्क्वायर। तो जब हम इसको करते हैं इस तरीके से 12 × 144 1.44 × 10⁻10 जमा ये हो जाएगा 981 × 10⁻10। इसको जब जोड़ते हैं 2.25 × 10⁻10 कैलकुलेशन करने में ये आ गया हमारा 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्या है यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया है, यानी बिंदु सी पर ए के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है E1, फिर बी के कारण निकाली है E2। तो ये परिणामी हमारा आया है विद्युत क्षेत्र। अब ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है, इसकी क्या दिशा होगी, क्या इसका डायरेक्शन होगा, इसके निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, tan थीटा या tan अल्फा = E2 sin थीटा बटे E1 + E2 cos थीटा। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं